हेलो एवरीबॉडी, होप सो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक धमाकेदार टॉपिक के साथ में। हम आज की क्लास शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए कि मेहनत इतनी करें खामोशी से कि सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है हार्मोन्स। मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को यहाँ पर लेने की कोशिश की है जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का, टर्म हार्मोन गिवन बाय। ये जो हार्मोन टर्म है, हार्मोन शब्द है, ये किसने दिया? तो कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि ये टर्म किसने दिया। तो याद रखना, अर्नेस्ट स्टार्लिंग करके वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये हार्मोन शब्द दिया। अर्नेस्ट स्टार्लिंग, ठीक है। अर्नेस्ट स्टार्लिंग वाज द साइंटिस्ट हु गेव द टर्म हार्मोन। हमेशा याद रखना है। दूसरा, नेम द हार्मोन विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। वो कौन सा हार्मोन था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? तो याद रखना, सबसे पहला जो डिस्कवर्ड हार्मोन था, सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन, इट वाज द सिक्रीटीन। कौन सा हार्मोन था भाई? सिक्रीटीन था। और इस हार्मोन की खोज, सबसे पहला खोजा गया ये हार्मोन था और इसकी खोज बेलिस एंड स्टार्लिंग ने की थी। बेलिस एंड स्टार्लिंग ने की थी इसकी खोज। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट होता है वहाँ पर ये सिक्रीट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एस सेल्स होती है, यानी कि ड्यूडेनम में एस सेल्स होती है, वो इस सिक्रीटीन को सिक्रीट करती है। तो नेम द हार्मोन विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, प्रथम खोजे गए हार्मोन का नाम, बेलिस और स्टार्लिंग ने इनको खोजा था, उसका नाम था सिक्रीटीन। तीसरा, नेचुरल मस्कोन इज रिलीज्ड बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल मस्कोन इज रिलीज्ड बाय। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो मस्कोन है ना, मस्कोन कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कुछ के अंदर मस्कोन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। मैंने नेचुरल मस्कोन की बात की है। आजकल आर्टिफिशियल मस्कोन भी सिंथेसाइज किया जा चुका है, आर्टिफिशियल मस्कोन भी। लेकिन ये जो मस्कोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है मस्क डियर के द्वारा। मस्क डियर यानी कि कस्तूरी हिरन के द्वारा ये स्रावित होता है। ये मस्कोन एक तरीके का फेरामोन है। फेरामोन जानते हैं क्या होते हैं? ये बॉडी के बाहर सिक्रीट होते हैं, वोलेटाइल हार्मोन्स होते हैं, वाष्पशील हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के बाहर सिक्रीट होते हैं। ये कई बार विपरीत लिंग के सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, विपरीत लिंग वाले मेंबर को अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्ट द मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स, उसके लिए यूज़ होते हैं। कभी कभी जो फेरामोन्स हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो मस्कोन होता है, मस्क डियर, ये एक्चुअली अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और मेल डियर से क्या होता है? ये मेल जो डियर होता है उससे ये सिक्रीट होता है, मेल डियर से ये सिक्रीट होता है। आर यू गेटिंग? मेल डियर से ये सिक्रीट होता है मस्कोन। और स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचुरल मस्कोन इज रिलीज्ड बाय। तो नेचुरल मस्कोन जो होता है वो मस्क डियर से सिक्रीट होता है। ये सोने से भी महंगा है और इसका यूज़ जो है मस्कोन का, वो किस में यूज़ किया जाता है? परफ्यूम के अंदर यूज़ किया जाता है। इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? मस्की होती है, मस्की स्मेल होती है। और परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है और भरपूर यूज़ होता है, बहुत बहुत महंगा होता है। लेकिन इस मस्कोन को प्राप्त करने के लिए उस हिरन की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। आर यू गेटिंग? डियर इज किल्ड टू गेट दिस मस्कोन।
तो हज़ारों लाखों हिरणों को, मस्क डियर को मार दिया गया केवल इस मस्कोन को प्राप्त करने के लिए। तो नेचुरल मस्कोन इज रिलीज्ड बाय तो मस्क डियर, या जिसको कस्तूरी हिरन कहते हैं। नेक्स्ट, नेम द फेरामोन रिलीज्ड बाय कैट। जैसे कि मैंने कहा है कि फेरामोन्स वाष्पशील हार्मोन होते हैं, वॉलेटाइल हार्मोन्स होते हैं, बॉडी के बाहर सिक्रीट होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि अभी आपने देखा मस्क डियर से सिक्रीट होने वाला जो फेरामोन था उसका नाम था मस्कोन, उसी तरीके से एक फेरामोन जो कैट के द्वारा स्रावित होता है, तो कैट से एक फेरामोन सिक्रीट होता है, एक फेरोमोन सिक्रीट होता है, और उस फेरोमोन का नाम है दैट इज नॉन एज सीवीटोन, राइट, याद रखेंगे सीवीटोन, राइट। कैट से एक फेरोमोन रिलीज होता है जिसका कि नाम है सीवीटोन। नेम द मिल्क इजेक्शन हार्मोन। दुग्ध स्त्रावी हार्मोन का नाम मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मतलब जैसे ही एक बच्चा माँ के पास में आता है या वो रोता है तो मदर जो होती है वो क्या करती है, मिल्क सिक्रीट करती है, मिल्क को इजेक्ट करती है। तो मिल्क को इजेक्ट करने वाला, माँ के शरीर से बाहर लाने वाला हार्मोन कौन है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। मैंने मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन नहीं पूछा आपसे, मैंने पूछा मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है, दुग्ध स्रावी हार्मोन कौन सा है। तो याद रखना मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इसको हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। कहते हैं ना कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो जैसे ही एक माँ के पास में बच्चा पहुँचता है, रोता है, तो सीधा माँ के हाइपोथैलेमस के पास में एक मैसेज जाता है। तो हाइपोथैलेमस में एक सिंथेसाइज होता है हार्मोन, और वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। और जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट, यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो पश्च पिंड है, वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देता है और मदर के अंदर मदर से मिल्क बाहर आ जाता है और वो बच्चे को मिल जाता है और बच्चा उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, अब मैंने जानबूझकर ये दोनों क्वेश्चन डाले ताकि कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो गलती नहीं हो। मिल्क को बॉडी से बाहर लाने वाला हार्मोन कौन है, तो वो तो था ऑक्सीटोसिन, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन है, तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन, राइट, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कौन बनाता है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड, पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड के द्वारा प्रोलैक्टिन निर्मित होता है। और ये प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है ना, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, राइट, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। इज इट क्लियर? तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कई बच्चों से गलतियाँ हो जाती है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय, आपसे पूछा है कि इन दोनों हार्मोन को संश्लेषित कौन करता है, तो याद रखना ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। इस वेसोप्रेसिन को हम लोग ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इन दोनों को सिंथेसाइज कौन करता है, तो याद रखना सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। इनको बनाता कौन है, संश्लेषित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। एंड they are secreted by posterior lobe of pituitary gland, posterior lobe of pituitary gland, मतलब कि पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड, पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड द्वारा स्रावित, पश्चपिंड द्वारा स्रावित। तो इनको बनाता तो कौन है, हाइपोथैलेमस, लेकिन सिक्रीट कौन करता है, पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्विक बर्थ हार्मोन,
क्विक बर्थ हार्मोन, एक मदर के अंदर जैसे ही जेस्टेशन पीरियड ओवर हो जाता है ना, मदर के अंदर जैसे ही जेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भकाल पूरा हो जाता है, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, तो बच्चा जो है वो बाहर आना चाहिए। तो बाहर लाने के लिए, बच्चे को बाहर लाने के लिए, बच्चे को डिलीवर करने के लिए कोई तो हार्मोन चाहिए। तो वो जो क्विक बर्थ हार्मोन है, राइट, वो कौन है? तो ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये क्या करता है? ये मदर में लेबर पेन्स जिसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? इट जनरेट्स लेबर पेन्स इन मदर। ये मदर के अंदर लेबर पेन जनरेट करता है। डिलीवरी के ठीक पहले माँ के अंदर कुछ पेन डेवलप होता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, उसको डेवलप करने वाला कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। और इसी लेबर पेन के कारण ही एक मदर बच्चे को बर्थ दे पाती है आसानी से। तो क्विक बर्थ हार्मोन, जैसे ही जेस्टेशन पीरियड ओवर होगा तो माँ के बॉडी से जल्दी से बच्चे को बाहर लाने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? ऑक्सीटोसिन है। तो ये क्विक बर्थ हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, आपसे मैंने लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं पूछी है, मैंने आपसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी है। तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। आप सब जानते हैं थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड तो लिवर है, राइट, लेकिन सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? आपसे एंडोक्राइन पूछा है, सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं पूछा। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। आर यू गेटिंग? जानते हो ना ये थायराइड ग्लैंड कैसी होती है? ऐसे एच आकार की होती है, एच शेप्ड होती है ना, जिसके अंदर ऐसे 2 पिंड होते हैं और दोनों इस्थमस से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। नेक्स्ट, नेम द कॉलिप हार्मोन। ये जो कॉलिप हार्मोन है ये कौन सा हार्मोन है? तो पीटीएच हार्मोन होता है एक, है ना, पैराथार्मोन। एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है? पैराथार्मोन। आप चाहें तो इसे पैराथायरॉयड हार्मोन भी कह सकते हो। पैराथायरॉयड हार्मोन, राइट, पैराथायरॉयड हार्मोन। और पीटीएच को सिक्रीट कौन करता है? तो याद रखना, सिक्रीटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो कॉलिप हार्मोन पीटीएच को ही कहते हैं, पीटीएच को ही कॉलिप हार्मोन कहते हैं। अब क्यों कहा? तो ये जो कॉलिप है ना, कॉलिप, पीटीएच हार्मोन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? फिलिप कॉलिप ने की। फिलिप कॉलिप ने इसको डिस्कवर किया। फिलिप कॉलिप ने इस हार्मोन को डिस्कवर किया, राइट। फिलिप कॉलिप ने इस हार्मोन को डिस्कवर किया, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं? कॉलिप हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? फिलिप कॉलिप ने इसको डिस्कवर किया, इसीलिए इसको कॉलिप हार्मोन कहते हैं। नाउ विच इज 4S ग्लैंड? वेरी इंपॉर्टेंट। 4S, ये 4S का मतलब क्या है? 4S का मतलब है S और S, ठीक है। S फॉर शुगर, S फॉर सॉल्ट, S फॉर सेक्स, मतलब लिंग हार्मोन वगैरह जो रिलीज होते हैं, और ये है S फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 4S का मतलब होता है ना। पहले तो 4S का मतलब समझिए। और 4S ग्लैंड किसको कहते हैं भाई? तो 4S ग्लैंड हमेशा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एड्रीनल ग्लैंड को ही हम 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये 4 फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ये शुगर को रेगुलेट करता है, सॉल्ट को रेगुलेट करता है, सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो 4S ग्लैंड कौन सी है भाई?
4S ग्लैंड दैट इज एड्रिनल ग्रंथि, जो कि कहाँ पर पाई जाती है आप सब जानते हो, किडनी के ऊपर। सुप्रा रीनल ग्लैंड भी आप इसको कह सकते हो, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज कॉल्ड इज 3F ग्लैंड, 3F ग्लैंड, 3F ग्लैंड। तो पहली बात तो 3F ग्लैंड किसको कहते हैं, तो वही एड्रिनल ग्लैंड को ही, एड्रिनल ग्लैंड को ही हम 3F ग्लैंड भी कहते हैं, राइट। याद रखना ग्लैंड पूछा है अभी, तो 3F ग्लैंड कौन है, एड्रिनल ग्लैंड। 4S ग्लैंड भी और 3F ग्लैंड भी है। क्यों, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है एपिनेफ्रीन, राइट, एपिनेफ्रीन, या आप उसको एड्रीनलिन भी कह सकते हो, एड्रीनलिन, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एपिनेफ्रीन या एड्रीनलिन। ये इमरजेंसी हार्मोन है। ये कौन सा है, इमरजेंसी हार्मोन है, राइट, ये इमरजेंसी हार्मोन है। इस इमरजेंसी हार्मोन को आप 3F हार्मोन भी कह सकते हो, है ना, 3F हार्मोन भी कह सकते हो। तो 3F का मतलब क्या हुआ, 3F का मतलब क्या हुआ, F F F, 3F है ना, तो F फॉर फियर, F फॉर फाइट, F फॉर फ्लाइट, है ना। इमरजेंसी कंडीशन में यही 3 चीज़ें होती है, या तो कोई पर्सन डर जाता है, फियर से डर जाता है, फाइट या फिर मुकाबला करता है, या फ्लाइट रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। तो 3F ग्लैंड जो है वो कौन है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, दैट इज नोन एज एपिनेफ्रीन, है ना। एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है जिसका नाम है एड्रिनल मेडुला, उससे एपिनेफ्रीन सिक्रीट होता है। एपिनेफ्रीन या एड्रिनलिन ये इमरजेंसी हार्मोन है, इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को तो 3F ग्लैंड कह दिया, और एड्रिनलिन हार्मोन को क्या कह दिया, 3F हार्मोन। तो फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। वाई गोइटर इज कॉल्ड एज एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक रोग, मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन, रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन, रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन, रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन, क्षेत्र विशेष तक सीमित, क्षेत्र विशेष में सीमित, राइट। तो वाई गोइटर इज कॉल्ड एज एंडेमिक डिजीज, गोइटर इज कॉल्ड एज एंडेमिक डिजीज बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन। रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन कौन सा, तो याद रखना गोइटर केवल पहाड़ी इलाकों में ही सीमित है, पहाड़ी इलाकों में ही सीमित है। प्लेन्स के अंदर इसके केस ना के बराबर है, मैदानी इलाकों के अंदर इसके केस ना के बराबर है। गोइटर जो होता है, गलकंड रोग जिसको कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं, ये ज़्यादातर पहाड़ों के ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि पहाड़ों के वहाँ पर उगने वाले पादपों के अंदर आयोडीन की कमी होती है। क्यों, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ऐसे स्लोप होते हैं, तो जो सॉइल है वहाँ पर आयोडीन की कमी है। क्यों, क्योंकि ऐसे पहाड़ है, तो बारिश का पानी जो होता है वो पूरे के पूरे सॉइल के अंदर जो आयोडीन है उसको वॉश करके और मैदानी इलाकों के अंदर ले जाता है। तो वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ पर आयोडीन की क्या होती है, कमी, इसलिए वहाँ के लोगों के अंदर ही ये गोइटर डिजीज़ देखने को मिलती है। एंडेमिक डिजीज़ का मतलब होता है कि इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। एंडेमिक का मतलब होता है एक जगह पर रेस्ट्रिक्टेड हो। नाउ विच सेल सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, विच सेल सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करने वाली कौन होती है, बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं,
राइट। और ये जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? पेनक्रियाज के अंदर, है ना, पेनक्रियाज के अंदर मिलती है। पेनक्रियाज बोले तो क्या? अग्नाशय। तो अग्नाशय के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बहुत सारी सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल और पीपी सेल। उनमें से बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या सिक्रीट करती है? सिक्रीट इंसुलिन। और आप सब जानते हैं ये इंसुलिन क्या करती है? शुगर का रेगुलेशन। शुगर का रेगुलेशन। जब तक आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन सही अमाउंट के अंदर सिक्रेट हो रहा है, आपको डायबिटीज़ मेलिटस नहीं हो सकता। डायबिटीज़ मेलिटस नहीं हो सकता। क्लियर? तो विच सेल सिक्रेट इंसुलिन? बीटा सेल्स। ह्यूमन इंसुलिन इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए ह्यूमन इंसुलिन राइट को हम ह्यूमिलिन कहते हैं। ह्यूमन इंसुलिन को क्या कहते हैं? ह्यूमिलिन कहते हैं। ह्यूमन इंसुलिन, अभी जो मार्केट के अंदर इंसुलिन अवेलेबल है ना, वो ह्यूमन जीन से ही बनाया गया है। ह्यूमन जीन से ही बनाया गया है। कई साल पहले जब बायोटेक्नोलॉजी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो पहले गाय के और सूअर के इंसुलिन को यूज़ किया जाता था ह्यूमन बीइंग के ऊपर, लेकिन उससे कई तरीके की एलर्जी होती थी। बायोटेक्नोलॉजी की जब डिस्कवरी हुई तो एक कंपनी थी जिसका कि नाम था एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका। एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका। अमेरिका की एक कंपनी एली लिली ने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन को तैयार किया, ह्यूमन बीइंग की जीन को ही लेकर, इंसुलिन को कोड करने वाली जीन को लेकर, और बना दिया जिसका कि नाम था ह्यूमिलिन या ह्यूमन इंसुलिन। आजकल आपने देखा होगा कि लोग खाने के पहले जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शन ले लेते हैं ताकि वो आराम से खाना खा सके और शुगर का लेवल ना बढ़े। ओके, चलिए आगे। एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अच्छे लोग इसमें चोट खा जाते हैं। ज़्यादातर लोग कई बार पूछते हैं, टेस्टोस्टेरोन पूछते हैं फटाक से बता देते हैं, एस्ट्रोजन पूछते हैं कई लोग अटक जाते हैं, है ना। मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बता दूं तो एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है? तो याद रखना, एस्ट्रोजन्स आर सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी। फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर, है ना, अंडाशय में पाई जाने वाली पुटकीय कोशिकाओं द्वारा, अंडाशय में पाई जाने वाली पुटकीय कोशिकाएं, पुटकीय कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित, कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित, राइट, अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली पुटकीय कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित फॉलिकुलर सेल्स फाउंड इन द ओवरी सिक्रीट एस्ट्रोजन। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास करता है। ठीक है। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने यूट्रस के अंदर, अपने गर्भाशय के अंदर केवल और केवल इसलिए संभाल पाती है, उसका अनुरक्षण कर पाती है, क्योंकि एक हार्मोन सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान, और वो है प्रोजेस्टेरोन। भूलोगे तो नहीं, प्रोजेस्टेरोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन जो है वो कौन है? प्रोजेस्टेरोन है। आर यू गेटिंग? प्रोजेस्टेरोन। यदि किसी फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाए, याद रखना, यदि किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो प्रोजेस्टेरोन की कमी होने पर उस फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा? एबॉर्शन हो जाएगा, यानी कि गर्भपात हो जाएगा। इसका मतलब एक फीमेल के अंदर जो 9 महीने तक बच्चे को यूट्रस के अंदर बनाए रखता है वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। हम सब अपनी माँ के अंदर 9 महीने तक इसलिए रह पाए क्योंकि हमारी माँ से क्या सिक्रेट हुआ? प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट हुआ। और प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रेट करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन किससे सिक्रेट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? ये प्रोजेस्टेरोन, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट हुआ है। यदि नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं होगा, तो प्रोजेस्टेरोन की कमी से मदर के अंदर क्या हो जाएगा? एबॉर्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये याद रखना।
प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, जैसा कि अभी जस्ट मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, तो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन बनाता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? इट इज अ येलो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर formed by empty ग्राफियन फॉलिकल। इतना तो सुना होगा कि ये मान लीजिए ओवम है, ये ओवम है और ये ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। जब ओव्यूलेशन होता है, जब ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो जानते हो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, जीएफ रप्चर हो जाएगी और ये चीज़ जो है वो क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो वो जो रप्चर हुई, ये रप्चर होने के बाद में जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बची है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बची है एम्प्टी, खाली जो ग्राफियन फॉलिकल है, वो येलो कलर के एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है और उसका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। क्लियर? तो खाली ग्राफियन फॉलिकल ओवम के रिलीज होने के बाद में खाली ग्राफियन फॉलिकल से एक येलो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बन जाता है और उसका नाम है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल के अंदर क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। ANF इज सिक्रेटेड बाय, ये कुछ लोगों का आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। पहले तो ANF का फुल फॉर्म जाने कि क्या है ये, है ना। तो A फॉर एट्रियल, एट्रियल नेट्री, नेट्री, एट्रियल नेट्री यूरेटिक, यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, है ना। इसको कौन सिक्रीट करता है? तो सिक्रीटेड बाय एट्रियल, एट्रियल मतलब वो जो ऑरिकल्स होते हैं ना, एट्रियम, एट्रियल वॉल्स ऑफ हार्ट, आपके हृदय की जो आलिंदों की भित्तियाँ होती है, आलिंदों की भित्तियाँ होती है, उनसे कौन सिक्रीट होता है? ANF। तो ANF इज सिक्रीटेड बाय एट्रियल वॉल्स ऑफ हार्ट। और ANF का फंक्शन भी बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है कि इसका फंक्शन क्या है, ANF का फंक्शन क्या है। तो याद रखना, ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है? ब्लड वेसल्स को डाइलेट कर देता है। डाइलेट, ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है भाई? डाइलेट कर देता है, डाइलेट कर देता है और ब्लड प्रेशर को, BP को कम करता है। इतना तो सबने सुना होगा कि कोई चीज़ डाइलेट होती है तो फैलती है, तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो प्रेशर क्या होता है? कम। तो इस ANF ने क्या कर दिया? ब्लड वेसल्स को फैला दिया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो जब जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ANF रिलीज हो जाता है, ANF ब्लड वेसल को डाइलेट कर देता है और ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच इज़ मोर इफेक्टिव? अब क्वेश्चन है इनमें से ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? तो देखो, एक होता है T3, एक होता है T4। T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसका जो परसेंटेज है ये कितना? 20% सिक्रीट होता है। और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये कितना परसेंट सिक्रीट होता है? 80%। और सब लोग T4 की बात करते हैं। T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन 80% सिक्रीट होता है, तो इसी की बात करते हैं। लेकिन इफेक्टिव कौन है? तो ज़्यादा सिक्रेट कौन? या सिक्रेटेड मोर तो कौन हुआ? सिक्रेटेड मोर तो वो हुआ T4। बट T3 इज, याद रखना, मोर इफेक्टिव देन T4। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना ज़्यादा। T3 इज मोर इफेक्टिव देन T4। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। T3 T4 से 4 गुना ज़्यादा क्या है? इफेक्टिव है। तभी तो क्या होता है? तभी तो याद रखना, T4 टिश्यूज़ में जाकर फिर से
राइट, टिश्यूज़ में जाकर और किस में कन्वर्ट हो जाता है, T4 टिश्यूज़ में जाकर T3 में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, याद रखोगे। तो T4 टिश्यूज़ में जाकर T3 में कन्वर्ट हो, क्योंकि T3 जो है वो 4 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है T4 से। तो मैंने ये नहीं पूछा था कि ज़्यादा कौन सिक्रेट हुआ, मैंने ये पूछा था इफेक्टिव कौन ज़्यादा, T3 या T4। तो T3 जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इज इट क्लियर। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हार्मोन के ऊपर थे। और अभी तक आप लोगों ने सुपर गुरु ऐप को यदि डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर और उसको डाउनलोड कीजिए, या हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके और सुपर गुरु ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुपर गुरु ऐप के ऊपर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाला इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ पर कुछ बार्स दे रखे हैं, उन बार्स के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। उस स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाकर आप जो कुछ हम लोग वीडियोस रोज़ लेकर आ रहे हैं उनके पीडीएफ्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप भी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। हम विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर रोज़ाना बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे, लेकिन आप लोगों से केवल ये अपेक्षा है कि आप लोग इन वीडियोस को खूब सारा शेयर कीजिए। हर बच्चा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करे ताकि ये जनरल साइंस के वीडियोस हैं, सबको बहुत 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 लाभ होगा। सो सुपर गुरु ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर एक और अच्छे टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।